राजेश जी, ये जो मैं बात कर रहा था कि राष्ट्रीय मीडिया मुद्दे नहीं उठाती। गुजरात में जहाँ महात्मा गांधी का जो जन्म स्थली है, जो राज्य है, और वहाँ पे शराबबंदी सालों से लागू है। और आज गुजरात की से खबर आई है कि वहाँ लगभग 30 लोग शराब पी के मर गए हैं, 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और वहाँ शराब का कारोबार भयंकर रूप से अवैध वसूली को लेकर चल रहा है। बिहार में भी जहाँ शराबबंदी लागू है, वहाँ पे हमने देखा 100 मौतें हुई थी पिछले दिनों में। लेकिन राष्ट्रीय मीडिया से ये सारी खबरें गायब हैं। कोई डिबेट नहीं है कि जिन राज्यों में शराबबंदी है वहाँ पे 50-50 लोग 100 लोग मर जाते हैं और क्यों हो रहा है। तो मेरा एक छोटा सा उदाहरण दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में जब मीडिया विपक्ष को कहीं इग्नोर ठहरा ही नहीं रहा है, मीडिया कहीं है ही नहीं, चर्चा में नहीं है, और फिर थर्ड फ्रंट या कांग्रेस इस बात पे विचार जारी है कि कौन मोदी का मुकाबला करेगा। इस बीच विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अमर उजाला के समूह सलाहकार संपादक है। स्वागत है विनोद जी। तो राजेश जी, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या मोदी का मुकाबला कांग्रेस कर पाएगी, या विपक्ष का कोई एक मोर्चा बनेगा वो मोर्चा कर पाएगा? किसकी संभावना ज्यादा देखते हैं आप? धन्यवाद संजय। देखिए, आपके जो हैं सवाल में दो सवाल छिपे हुए हैं। पहला भाग तो मीडिया केंद्रित है, जो गुजरात में शराब के अवैध कारोबार पर है, जहाँ की चूंकि महात्मा गांधी का प्रदेश है और वहाँ शराब पर बंदिश है। तो मीडिया का देखिए, दरअसल अब इन दिनों हम लोग खुद भी मीडिया से हैं, लेकिन मीडिया की इस भूमिका में हम कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार हो रहे हैं। जो परफेक्ट जो रूप होना चाहिए वो शायद हमें नजर नहीं आ रहा है, और हम जिस तरह से एक वर्गीकृत हो गए हैं, खानों में बट गए हैं, वो शायद हमारे लिए हमारी प्रतिष्ठा को घटाने वाला है। बीते दिनों हमने मुख्य न्यायाधीश का एक वक्तव्य पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। कंगारू कोर्ट, जिस तरह का उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, हाँ। आजादी के बाद शायद पहली बार किसी भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस तरह से तीखी टिप्पणी मीडिया के बारे में की है। इसका अर्थ यह है कि मीडिया को अब अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। नहीं तो अब अगर अदालती चाबुक चलने लगा तो फिर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। अभी तक जो मीडिया को थोड़ा बहुत संरक्षण मिल रहा है वो न्यायपालिका के कारण ही मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने तो बांट दिया है आपको, भारतीय जनता पार्टी ने दो खेमों में बांट दिया है। तो एक बात तो ये हो गई, इसलिए मीडिया को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो आपने अगले चुनाव में प्रतिपक्ष की भूमिका को लेकर कही है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला कौन कर सकता है। मैं भाई राकेश पाठक जी की इस बात से सहमत होना चाहूंगा कि अब जो चुनाव आएंगे उसमें निश्चित रूप से जो 2024 आते आते दो बातें एकदम साफ हो चुकी होंगी। पहली बात तो ये कि अब देश की जो सियासत है दो धड़ों में बट गई है। एक बड़ी पार्टी जो कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में जो बाकी छोटे दल चलेंगे। दूसरा भारतीय जनता पार्टी है, जिसके नेतृत्व में अगुवाई में दूसरे अन्य क्षेत्रीय दल चलेंगे। तो इस तरह से अब आप वैचारिक आधार कह लें या सहूल अपनी अपनी दलों की अपनी सहूलियतों का आधार कह लें, सुविधाओं का आधार कह लें, तो इस आधार पर दो हिस्सों में तो बट गए हैं। अब 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत भी हमने देखी है। 10 साल एक ऐसा अरसा होता है जिसमें किसी भी सरकार के लिए कोई बहुत बचाव में कोई प्रश्न नहीं रह जा, वो सफाई के रूप में कोई उत्तर नहीं रहता कि वो कोई विकास का काम क्यों नहीं कर पाई, या इस देश में अब 1950 में ये गड़बड़ हुई थी इसलिए वो अब हम नहीं कर पाए। 10 बरस बहुत होते हैं। लेकिन क्या उन्होंने अपने आप को भी, सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन्होंने अपने आप को भी 2024 के मुकाबले तैयार किया है? उनके मुकाबले में अगर कोई प्रतिपक्ष आता है तो मेरा निवेदन यह है कि कांग्रेस के बिना तो कोई प्रतिपक्ष हो नहीं सकता। जैसे कि राकेश ने आंकड़ा बताया कि 12.5 करोड़ अगर वोट ठोस वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के 22 करोड़ के आसपास हैं। तो अगर 12.5 करोड़ वोट कांग्रेस के पास हैं और उसके बाद आप ये तय करें, किसी पार्टी के पास 80 लाख वोट हैं, किसी के पास 85 लाख वोट हैं, किसी के पास 1.25 करोड़ है, किसी के पास 1.5 करोड़ है,
तो मेरी मुर्गी की 1.5 टांग जो है वो लेकर के कोई प्रतिपक्षी दल संयुक्त मोर्चा तीसरा तो बना नहीं सकते ऐसा जिसमें कि कांग्रेस ना हो, ये बात उनको स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन हाल के वर्षों में हमने देखा है संजय जी कि क्षेत्रीय दलों की तरफ से ने थोड़ा-सा इस मामले में निराश किया है। अभी कांग्रेस की गलतियां जो हैं वो अभी हम उन पर अलग विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने 2 आधारों पे निराश किया है। एक तो उनमें खुद जब अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, तो वो भारत का लोकतंत्र बचाने की कैसे बात करेंगे? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वो अपने प्रादेशिक स्वार्थों में इतने मगन हैं कि उन्हें राष्ट्रीय हितों की चिंता नहीं रहती। हम देखे हैं, हमने उत्तर प्रदेश में देखा, एक चुनाव में एक पार्टी बीएसपी से सपोर्ट करती है, गठबंधन करती है, दूसरे में कांग्रेस से करती है, अगले में फिर वो बिल्कुल तोड़ देती है। तो इतनी आसानी से गठबंधन बनते नहीं हैं और इतनी आसानी से गठबंधन तोड़े भी नहीं जाते हैं। ममता बनर्जी अपने आप को प्रतिपक्ष का सबसे बड़ी नेत्री समझती हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में वो कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करती, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने उनके उम्मीदवार का, यशवंत सिन्हा का समर्थन किया था और बाद में वो अपने ही उम्मीदवार को समर्थन से वो पीछे हट गई। तो इसका अर्थ ये है कि जो क्षेत्रीय प्रतिपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं अपने ही द्वंद से घिरे हुए हैं और जब तक ये अपने द्वंद से नहीं मुक्त होंगे तब तक कोई संयुक्त प्रतिपक्ष का कोई मोर्चा बना नहीं पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ऐसे नहीं कर पाएंगे। ये उनको एक बार समझना पड़ेगा और इसके लिए तभी जबकि वो एक परिपक्व समझ विकसित करेंगे, लंबे समय वाली समझ विकसित करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि अकाली दल और शिवसेना का एक लंबा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, लेकिन तब वो शिखर पुरुष आडवाणी और अटल जी थे। अब इस दौर में बदल गया है, लेकिन फिर भी लंबा समय तो गठबंधन रहा ही है। तो अब कांग्रेस के पास अगर देखें तो एनसीपी या आरजेडी के अलावा कोई ठोस मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं और इन पार्टियों को भी बदलने की आवश्यकता है। जी, कि हम बात बहुत विकास की कर लें और हम बहुत डेवलपमेंट के पैमानों की कर लें। चुनाव में भारत का मतदाता हमेशा दिल से वोट करता है, दिमाग से वोट नहीं करता। और अगर दिमाग से वोट करता तो 77 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी नहीं हारती, क्योंकि 10 साल की उनकी उपलब्धियां आप देख लें तो 50 साल की उपलब्धियों के एक तरफ अलग हैं। तो इंदिरा गांधी को तो इस समय देवी की तरह पूजना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी में चूंकि सारे अपोजिशन के लोग जेल में डाल दिए गए थे, वो सब परिस्थिति जन्य कारणों से एक हो गए, इसलिए वो जीत गए। और जब जैसे ही जनता पार्टी सत्ता में आई 2.5 साल में बिखर गए। तो अपोजिशन इस देश में एक कभी हो ही नहीं सकता, और अपोजिशन अगर एक होगा तो बिना कांग्रेस के नहीं हो सकता। अपोजिशन एक क्यों हो भाई? सवाल ये है कि वो जो जितने भी विपक्षी दल हैं वो कांग्रेस से डरे हुए हैं। कांग्रेस से डरे हुए इसलिए हैं कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है वही तो सबने चुराया है। जिस तेलंगाना की आप बात कर रहे हैं वो टीआरएस किसका वोट बैंक चुराया उसने तेलंगाना में? कांग्रेस का। वो खुद भी कांग्रेस के में थे पहले। वाईएसआर कांग्रेस किसका वोट बैंक चुराया? कांग्रेस का वोट चुराया। जो यूपी में वोट चुराया दलितों का और समाजवादियों ने पिछड़ों का, वो किसका वोट चुराया? वो कांग्रेस का वोट चुराया। तृणमूल कांग्रेस ने किसका वोट चुराया? वो कांग्रेस का वोट चुराया। आपका जो महाराष्ट्र की एनसीपी है उसने किसका वोट चुराया? कांग्रेस का वोट चुराया। तो जिस पार्टी का वोट चुरा करके वो अपने घर में रखे हुए हैं, आम आदमी पार्टी में तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने तो शीला बिल्कुल बिल्कुल वो कांग्रेस का वोट चुराया। तो जिसकी चोरी करके वो अपना खजाना भर रहे हैं उसके साथ आप तालमेल की बात करते हैं? आप, मैं कह रहा हूं ना कि भाई ममता बनर्जी जब बात करती हैं तो कांग्रेस के विरोध में जाना हो तो बीजेपी के साथ खड़ी हो जाती हैं। शरद पवार को जब मौका मिलता है तो वो मोदी जी से हाथ मिलाने से नहीं चूकते पर्दे के पीछे। तो आपको ये बात तो सोचनी पड़ेगी एक बार कि ये डरा हुआ प्रतिपक्ष है जो कांग्रेस से इस बात से भयभीत है कि अगर हमने इनके साथ तालमेल किया तो मेरा वोट बैंक खिसक के वापस कांग्रेस में न चला जाए। इसलिए मुद्दों की बात पर कभी वोट नहीं होता। और देखिए, वोट तब होता है जब ये लोग तय कर लेते हैं कि मुझे मोदी नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, कोई भी आ जाए वो उसके आधार पर वोट नहीं करता कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और किसी एक्स वाई जेड ने बहुत अच्छा काम किया है। मुद्दों के आधार पर होता तो मनमोहन सिंह को तो कभी जाना ही नहीं चाहिए था, इंदिरा नरसिंह राव को कभी हारना ही नहीं चाहिए था 96 में, क्योंकि सोना गिरवी रखने की नौबत तो आ गई थी चंद्रशेखर के जमाने में।
तो 96 में जो है क्यों पर नरसिंह राव हारे बुरी तरह से और कांग्रेस को निपटा गए? ऐसा नहीं होता। हमेशा भारत में इस बात पे होता है कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए। 77 में इंदिरा गांधी नहीं चाहिए, इस आधार पर वोट हुआ था। 80 में जब ये सारे अपोजिशन के लोग चिढ़ने लग गए, कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में नोचने खसोटने लग गए, आपस में जब इस तरह से मरने मारने लग गए, तब इस देश ने कहा कि ये नहीं चाहिए। वो तो इंदिरा गांधी वापस आ गई। उसके बाद 89 में राजीव गांधी के खिलाफ थे कि राजीव गांधी मुझे नहीं चाहिए। वीपी सिंह आ गए, देवीलाल को नेता चुना गया था, वीपी सिंह जब गए तो क्या नरसिंह राव का नाम था? ये था कि राजीव गोस्वामी ने जब आत्मदाह किया था तो तब ये इस देश में लहर बन गई थी कि मुझे वीपी सिंह नहीं चाहिए। वीपी सिंह जैसा जब से जो विध्वंसात्मक राजनीति करी है इन्होंने, तो उसके बाद मुझे वीपी सिंह बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या नरसिंह राव का नाम था नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर पे? उसको वोट किया था? क्या 96 में वीपी नरसिंह राव को हटाना था? क्या देवेगौड़ा का नाम था? क्या इंदर कुमार गुजराल का नाम था? तो जिनको, और अटल जी जैसा कद्दावर कद, बताइए क्या मनमोहन सिंह को लाना था? उस समय मनमोहन सिंह कहीं तस्वीर में थे? अटल बिहारी को हटाना था क्योंकि उनका फील गुड डब्बा था, उस फील गुड के बहाने उनको दूर करना था और फील गुड का कोई मुद्दा नहीं था। इसलिए फील गुड के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह आ गए, जिसके बारे में इस देश ने सोचा भी नहीं था। तो ज्यादातर अगर आप ग्राफ देखेंगे तो उन लोगों को पाएंगे कि हटाने के लिए वोट होता है, लाने वाले के नाम पर वोट कभी नहीं होता। और कांग्रेस विपक्षी दल कभी साथ नहीं होंगे, भयभीत हैं, डरे हुए हैं। उनके अपने माल का जो चोरी करके उन्होंने वोट बैंक रखा हुआ है, उस चोरी के माल को खिसकने का, वापस असली मालिक के पास पहुंचने का खतरा है। यही भारत की सियासत है संजय जी, इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है। आप हरित क्रांति कर लीजिए, आप श्वेत क्रांति कर लीजिए, आप बांग्लादेश युद्ध जीत लीजिए, आप सिक्किम को अपने देश में मिला लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप राइट टू इंफॉर्मेशन का एक कानून ले आइए, आप राइट टू क्या जो भूख वाला है जो है, आप मनरेगा ले आइए, कोई भी ले आइए, अच्छा काम करके इस देश में कोई चुनाव नहीं जीतता है। तो ये कहने की बात है, जब 2024 आएगा तो लोग दिल से वोट करेंगे, दिमाग से नहीं। और इसलिए इस बार एक बार फिर लोकतंत्र हारेगा और हम सब देखेंगे